साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्थान है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। उसी के तहत हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना रिवर लिंक प्रोजेक्ट के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की है। तो इसके लिए बारे में बात कर लेते हैं। तो केन बेतवा जो नदी जोड़ो परियोजना है, इसका उद्देश्य दौधन बांध और दो नदियों को जोड़ने वाली नहर के निर्माण के माध्यम से केन से बेतवा नदी तक जल पहुंचाना है। मतलब केन से जल लेकर के उसको बेतवा में पहुंचाना है। यह नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत प्रथम प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना है। यह जल अधिशेष क्षेत्रों से सूखा प्रवण और जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल पहुंचाएगी। इस नदी जोड़ो परियोजना अर्थात आरएलपी के सामाजिक आर्थिक लाभों की यदि बात करें तो सबसे पहले यदि आर्थिक लाभ की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र के सूखा प्रवण और जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई का लाभ होगा और 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र लगेंगे। साथ ही रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए समग्र आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। सामाजिक लाभ की यदि बात करें तो महिलाओं और लड़कियों को लंबी दूरी से जल लाने के गहन श्रम से राहत प्रदान करेगी यह परियोजना। दूसरा, बीमारियों के भार को कम करके, कैसे असुरक्षित पेयजल के कारण जो बीमारियां होती हैं उनके भार को कम करके क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार लाने में सहायक होगी। साथ ही क्षेत्र में किसी दबाव के कारण किए जाने वाले प्रवास को रोकने में भी सहायक होगी। हालांकि ऐसी चिंताएं प्रकट की गई हैं कि परियोजना आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को जलमग्न कर देगी तथा गिद्धों और गीदड़ों के पर्यावास को भी प्रभावित करेगी। अब थोड़ा सा केन और बेतवा नदी के बारे में यदि बात करें तो सबसे पहले यदि केन नदी के बारे में देखें तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के जबलपुर की कैमूर की पहाड़ियों से होता है और इसका नदी घाटी का जो विस्तार है वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। इसके विशेषताओं के रूप में पन्ना जिले के भीतर से यह प्रवाहित होती है और यह यमुना से उसकी अंतिम सहायक नदी के रूप में मिलती है। वहीं बेतवा नदी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से निकलती है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसकी नदी घाटी विस्तारित है और यह यमुना से उसकी सहायक नदी के रूप में मिलती है। इस प्रकार से केन और बेतवा दोनों ही यमुना की सहायक नदी हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं पंचायती राज संस्थाओं PRIS के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों SDG का स्थानीयकरण शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। तो देखिए, रिपोर्ट के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं के 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों से SDG अर्थात सतत विकास लक्ष्यों को एक चुनौती के रूप में अर्जित करने के बारे में विचार करने और जमीनी स्तर पर एक केंद्रित और ठोस तरीके से कार्य शुरू करने का आह्वान किया गया है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के स्थानीयकरण के बारे में बात करें तो स्थानीयकरण 2030 SDG एजेंडा की उपलब्धि हेतु उपराष्ट्रीय संदर्भों को पहचानने की प्रक्रिया है। यह स्थानीय और उपराष्ट्रीय सरकारों द्वारा नीचे से ऊपर की ओर कार्रवाई के माध्यम से SDG की उपलब्धि का समर्थन करने तथा SDG द्वारा स्थानीय विकास नीति के लिए ढांचा प्रदान करने के मध्य संबंध को रेखांकित करता है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का स्थानीयकरण सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए जो मुख्य सुझाव उनकी बात करें तो इसमें पहला है, पंचायती राज संस्थाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण वृक्षारोपण तथा कुपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से जुड़ी सभी समस्याओं से निपटने जैसे मुद्दों को उठाना चाहिए। साथ ही दूसरा सुझाव क्या है, सुनियोजित और समन्वित तरीके से मनरेगा कार्यों के साथ प्रभावी समन्वय के माध्यम से बहुत कुछ अर्जित किया जा सकता है तथा पंचायती राज संस्थाओं में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के स्थानीयकरण का जो महत्व है यदि उसकी बात करें तो इसमें पहला महत्व क्या है कि भारत की 2/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिवासित है। ऐसे में पंचायत स्तर पर SDG का स्थानीयकरण जमीनी स्तर पर त्वरित परिवर्तन सुनिश्चित करता है। दूसरा, यह ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागी स्थानीय नियोजन को प्रोत्साहन प्रदान करता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में उदंतुरई ग्राम पंचायत ने विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। साथ ही यह राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करता है तथा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एक केंद्र प्रायोजित सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए
आपका पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने हेतु आरंभ किया गया था। कुछ अन्य चीज़ों की बात करें कि भारत सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कैसे प्रयास कर रहा है उनकी, तो यहाँ पे 3 स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और आपका जिला और स्थानीय स्तर पर। तो सबसे पहले केंद्र स्तर पर देखें क्या हो रहा है, तो इसमें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ये एसडीजी से जुड़े डेटा का प्रमुख केंद्र बिंदु है तथा नीति आयोग जो है वो एसडीजी हेतु आवश्यक समन्वय भी करता है और विभिन्न मंत्रालयों और एसडीजी में शामिल विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित नीतिगत ढांचा, योजना निर्माण, निगरानी आदि किया जाता है तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में केंद्र स्तर पर उच्च स्तरीय समिति जो है यह एसडीजी संबंधी मार्गदर्शन, नीतिगत रूपरेखा, समीक्षा व निगरानी करती है। साथ ही प्रशिक्षण और संस्थान तथा विशेषज्ञ का समन्वय भी होता है। और स्टेट लेवल पे क्या होता है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय एसडीजी से जुड़े डेटा का प्रमुख केंद्र बिंदु है। नियोजन विभाग एसडीजी हेतु आवश्यक समन्वय और निगरानी के लिए नोडल विभाग है तथा राज्य स्तर पर तथा विभिन्न विभाग एसडीजी में शामिल विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित योजनाओं का कार्यान्वयन और निगरानी करते हैं। यदि डिस्ट्रिक्ट और लोकल स्तर पर देखें तो जिला योजना समिति योजना निर्माण, इसका समन्वय जिला प्रशासन कार्यान्वयन और निगरानी से आप मैं इसमें डायग्राम में देख सकते हैं। और इनका जो संबंध है या समन्वय होता है शहरी स्थानीय निकाय योजना निर्माण कार्य कार्यान्वयन का जिला योजना समिति से समन्वय होता है तथा जिला योजना समिति का समन्वय ग्रामीण स्थानीय निकाय योजना निर्माण और कार्यान्वयन से होता है तथा जिला प्रशासन का समन्वय जो है अग्रणी कार्यशील घटक कार्यान्वयन से होता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। राज्यसभा ने सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 जो है वो पारित किया है, तो इसके बारे में बात करते हैं। हालांकि विधेयक को पहले लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था, परंतु राज्यसभा ने इसे एक प्रवर समिति को प्रेषित कर दिया था। इस समिति ने सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 में 15 प्रमुख संशोधनों का सुझाव दिया था। विधेयक के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो विधेयक सरोगेसी को एक ऐसे अभ्यास के रूप में परिभाषित करता है जहां एक महिला इस मंतव्य के साथ एक इच्छुक दंपत्ति के लिए बच्चे को जन्म देती है कि जन्म के बाद वह अर्थात महिला बच्चे को इच्छुक दंपत्ति को सौंप देगी। विधेयक में वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित किया गया है, जबकि स्वार्थहीन सरोगेसी को अनुमति प्रदान की गई है। देश में केवल भारतीय दंपत्ति ही सरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं। विधेयक सरोगेसी को एक ऐसे अभ्यास के रूप में परिभाषित करता है जहां एक महिला इस मंतव्य के साथ एक इच्छुक दंपत्ति के लिए बच्चे को जन्म देती है कि जन्म के बाद वह महिला बच्चे को इच्छुक दंपत्ति को सौंप देगी। सरोगेसी की अनुमति उस स्थिति में प्रदान की जाएगी जब इच्छुक दंपत्ति विनियमों में निर्दिष्ट किसी भी स्थिति या रोग तथा सिद्ध निसंतानता या बंध्यता से पीड़ित हो। 5 वर्ष के असुरक्षित लैंगिक संबंधों के बाद गर्भ धारण करने में असमर्थता के रूप में जो बंध्यता की परिभाषा थी, इसको इस आधार पर हटा दिया गया है कि यह निसंतानता के निर्धारण के लिए अत्यधिक लंबी अवधि थी। सरोगेसी से जन्मे बच्चे को इच्छुक दंपत्ति की जैविक संतान माना जाएगा तथा सरोगेट बच्चे के गर्भपात के लिए सरोगेट माता की लिखित सहमति और उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता का प्रावधान किया गया है। इसमें विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड को परिभाषित किया गया है। थोड़ा सा सरोगेसी के बारे में और चीज़ों को देखें तो स्वार्थहीन सरोगेसी में गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अतिरिक्त कोई मौद्रिक मुआवजा शामिल नहीं है। भारत के सरोगेसी बाजार के रूप में उभरने के कारण क्या है, तो भारत में सरोगेसी की तुलनात्मक रूप से कम लागत, किराए पर कोख या गर्भ देने वाली महिलाओं की उपलब्धता है, यहाँ पर कठोर कानून का अभाव है तथा उन्नत तकनीक की उपलब्धता है। यहाँ पर कानून की आवश्यकता की बात करें तो कानून की आवश्यकता क्यों, क्योंकि बच्चे की राष्ट्रीयता का मुद्दा उठता है। साथ ही सरोगेट मदर से अनुचित व्यवहार के भी मुद्दे हैं। माता और बच्चे के बंधन को तोड़ने से जुड़ा नैतिक मुद्दा भी है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक जारी रखने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इसका कार्यान्वयन मंत्रालय कौन सा है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिए, मंत्रिमंडल ने मौजूदा मानदंडों के अनुसार मार्च 2021 से लेकर मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य 2.95 करोड़ आवासों के समग्र लक्ष्य के अंतर्गत शेष आवासों को पूरा करना है।
वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केवल 1.65 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है। इसलिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने की घोषणा की गई है। योजना के संबंध में कई अन्य चिंताएं भी प्रकट की गई हैं, जैसे वित्त की अनुपलब्धता, योजना का धीमा कार्यान्वयन इत्यादि। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बात करें तो इस योजना का उद्देश्य जो है वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत सभी ग्रामीण बेघर परिवारों और कच्चे तथा जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सब्सिडी प्रदान करके वर्ष 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त मकान उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। इसके माध्यम से सरकार सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 का उपयोग करके पहचाने गए बेघर लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत स्थानीय निर्माण सामग्री और मकानों के स्थानीय डिजाइन का उपयोग करके आवास निर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है। लाभार्थियों की पहचान ग्राम सभा करती है। यह योजना स्वच्छ भारत मिशन, पीएम उज्ज्वला और मनरेगा जैसी अन्य योजनाओं के साथ समन्वय से संचालित की जा रही है महत्व क्या है? आवास को सार्वभौमिक रूप से एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसलिए यह जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है और निर्धनता उन्मूलन में मदद करता है। दिव्यांगजनों, वृद्धों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट आवास प्रावधान समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। एक अध्ययन के अनुसार गंगा नदी के निचले विस्तार में जल की गुणवत्ता चिंताजनक पाई गई है। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार कोलकाता जैसे महानगर के निकट विशेष रूप से गंगा नदी के निचले हिस्से मानव जनित कारकों में क्या है? मुख्यतः नदी के दोनों तटों पर तीव्र जनसंख्या का जो दबाव है, इस मानव जनित कारकों के कारण बहुत अधिक प्रभावित है। गंगा के निचले हिस्से में मल में पाए जाने वाले कोलीफॉर्म की उच्च मात्रा दर्ज की गई है। मानव जनित तीव्र दबाव और गतिविधियों के परिणामस्वरूप गंगा नदी में अन्य प्रकार के प्रदूषकों के साथ साथ अनुपचारित नगर पालिका अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट को प्रवाहित कर दिया जाता है। मानसूनी वर्षा का प्रमुख पर्यावरणीय मापदंडों जैसे कि घुलित ऑक्सीजन, टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स और अन्य जैविक घटकों पर एक अलग प्रभाव पड़ता है। यह अध्ययन जल गुणवत्ता सूचकांक पर आधारित था। इसका मूल्यांकन 4 मापदंडों पर किया गया। कौन कौन से? पहला घुलित ऑक्सीजन, दूसरा पीएच मान, तीसरा विद्युत चालकता और चौथा घुलित नाइट्रेट। यह जो अध्ययन किया गया है WQI जल गुणवत्ता सूचकांक, यह नदी प्रणालियों के स्वास्थ्य के लिए समग्र उपाय प्रदान करता है तथा जल गुणवत्ता सूचकांक ये सूचकांक गुणवत्ता मानकों के आधार पर व्यापक नदी घाटी प्रबंधन योजनाओं में मदद करता है। साथ ही गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की यदि बात करें तो पहला है नमामि गंगे मिशन। यह गंगा नदी के लिए एकीकृत संरक्षण मिशन है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 5 स्तरीय संरचना का प्रावधान है। राष्ट्रीय गंगा परिषद, अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राज्य गंगा समितियां, जिला गंगा समितियां इत्यादि। जन जागरूकता के प्रसार के लिए गंगा टास्क फोर्स का गठन किया गया था। गंगा प्रहरी, ये जमीनी स्तर का कार्यबल है। आगे चलते हैं, किसानों का कृषि उपज का गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति अधिकार विधेयक 2021 के बारे में। तो देखिए, यह विधेयक हाल ही में एक गैर सरकारी सदस्य, जो कि गैर सरकारी सदस्य मतलब ये संसद सदस्य तो हैं परंतु मंत्री नहीं है, द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो जो ऐसा बिल आता है जो संसद सदस्य द्वारा परंतु वो मंत्री नहीं है उनके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, उसे गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। पहला, एक फसल के उत्पादन की समग्र लागत पर किसानों के लिए 50% सुनिश्चित रिटर्न देना। दूसरा, किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर उपज बेचने के लिए विवश होने पर मुआवजा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने हेतु अलग विभाग का निर्माण किया जाएगा और अनुपालन न करने वाले व्यापारियों के लिए कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में एमएसपी 22 कृषि मदों तथा गन्ना उचित और लाभकारी मूल्य पर उपलब्ध है, जैसा कि कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा घोषित किया जाता है। गैर सरकारी सदस्य विधेयक के बारे में बात करें तो गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों को प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में संदर्भित किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक को स्वीकार किया जाना है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा
के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। जो सांसद प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत करना चाहते हैं उन्हें कम से कम 1 महीने का नोटिस देना होगा। साथ ही केवल शुक्रवार को ही इसे प्रस्तुत किया जाता है प्राइवेट मेंबर बिल को, और इस पर चर्चा की जाती है। गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रति सत्र केवल 3 विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार वर्ष 1970 के बाद से संसद द्वारा कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पारित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संसद ने अब तक 14 ऐसे विधेयकों को पारित किया है। देखिए, अब आगे कुछ सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो पहला है, सेबी ने वन कमोडिटी वन एक्सचेंज नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। देखिए, इसे लिक्विडिटी अर्थात चल निधि के विखंडन को कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया जा रहा है। यह प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को गैर विखंडित लिक्विडिटी अनुबंधों का एक विशेष समुच्चय विकसित करने में मदद करेगी। यह कृषिगत मदों की 3 श्रेणियों जैसे संवेदनशील, विस्तृत और संकीर्ण में से संकीर्ण कृषिगत मदों पर लागू होगी। संभावित लाभ क्या होंगे? कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार का विकास ऐसी मदों के वैश्विक मानक मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना, बेहतर दक्षता और दीर्घावधि में कम लागत इत्यादि। दोष क्या है? समग्र लागत में वृद्धि के लिए कृत्रिम अवरोध सृजित करना, बिना किसी ठोस कारण के एक्सचेंजों द्वारा उत्पाद को अवरुद्ध करने के जोखिम इत्यादि। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तीसरे चरण की। तो देखिए, एक उल्लेखनीय प्रगति के रूप में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तृतीय चरण के तहत स्वीकृत सड़कों का लगभग 25% पहले ही पूर्ण किया जा चुका है। तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का प्रथम चरण, पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र असंबद्ध बस्तियों के लिए कनेक्टिविटी हेतु सभी मौसम में कार्यशील सड़कों का निर्माण की कल्पना की गई थी। दूसरा चरण जो चलता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दूसरा चरण, इसे आगे बढ़ा करके आगे 50,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को अपग्रेड करने की योजना बनाई है इसमें। तथा वर्ष 2019 में सरकार ने मार्च 2025 तक 1,25,000 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरे चरण के तहत लगभग 72,000 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसमें से 17,750 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसका महत्व क्या है? तो अलग अलग हिस्सों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना, बेहतर माल वितरण की सुविधा, बाजार केंद्रों के विकास को बढ़ावा देना, किसानों को अधिक बिक्री योग्य अधिशेष उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना इत्यादि। आगे चलते हैं, RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC की द्वितीय मासिक नीति बैठक हुई है। इसके बारे में बात करें, देखिए, यह जो MPC है, मौद्रिक नीति समिति की बात करें तो इसके जो प्रमुख निर्णय है उसकी यदि हम लोग बात कर लेते हैं, तो बैंकों को लक्षित दीर्घकालिक रेपो दर के संबंध में एक मुश्त पूर्व भुगतान करने की अनुमति दी गई है। यह जो लक्षित दीर्घकालिक रेपो दर है, इसके माध्यम से बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रवाह को प्रेरित करने के लिए ऋण उपकरणों के माध्यम से विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो की मात्रा में वृद्धि की जाएगी तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारियों और व्यापार ऋण के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत इंटरबैंक दर या वैकल्पिक दर की अनुमति दी गई है। यह जो आपका वैकल्पिक संदर्भ दर है या स्वीकृत इंटरबैंक दर है, एक बेंचमार्क या मानक ब्याज दर है। इसका उपयोग अन्य ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे लीबोर इंटरबैंक लैंडिंग एक बैंक से दूसरे बैंक को ऋण देने के लिए औसत दरों का संकेत प्रदान करता है। बैंकों को अपनी विदेश स्थित शाखाओं में पूंजी अंतर प्रवेश के साथ साथ पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना लाभ को प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दी जाएगी। UPI का विस्तार फीचर फोन उपयोगकर्ताओं तक किया जाएगा। फिलहाल यह केवल स्मार्टफोन के लिए ही उपलब्ध है। आगे चलते हैं, ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड या आयोग की बात कर लेते हैं। तो संसद में दी गई जानकारी के अनुसार अब तक केवल 12 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड्स का गठन किया है। ये ट्रांसजेंडर्स व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता के लिए उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 के तहत गठित किया जाता है। वर्ष 2020 के नियम उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए थे।
ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके कल्याण के उपायों से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा हथियारों की बिक्री पर रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट के अनुसार 3 भारतीय कंपनियों, कौन कौन से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और तीसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को की वर्ष 2020 में वैश्विक हथियारों की बिक्री में 1.2% हिस्सेदारी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियां $285 बिलियन या कुल हथियार बिक्री में 54% हिस्से के साथ शीर्ष स्थान पर हैं। इसके बाद चीन दूसरे नंबर पर 13% के साथ और यूके 7.1% के साथ तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2020 में भारत ने घरेलू कंपनियों का समर्थन करने और हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 100 से अधिक विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह संघर्ष, सशक्तिकरण, शस्त्र निर्माण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के प्रति समर्पित है। आगे चलते हैं। अगला है बोशनबर्गिया अल्बोल्यूटिया और बोशनबर्गिया रुब्रोलूटिया के बारे में। तो देखिए, पादपों की ये 2 प्रजातियां अब अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन के तहत वन में विलुप्त के रूप में वर्गीकृत हो चुकी हैं। इन्हें लगभग 125 वर्ष पहले खोजा गया था। बोशनबर्गिया रुब्रोलूटिया ये मेघालय की खासी पहाड़ी की स्थानीय प्रजाति थी, जबकि बोशनबर्गिया अल्बोलूटिया अंडमान द्वीप के लिए स्थानिक पादप था। ये प्रजातियां जीन्स बोशनबर्गिया के तहत वर्गीकृत हैं। बोशनबर्गिया फूलों वाले पौधों के अदरक कुल के जिंजीबेरासी परिवार से संबंधित है। उनके विलुप्त होने के संभावित कारणों में जलवायु परिवर्तन, मानवीय हस्तक्षेप और अतिदोहन या प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं पोलावरम बांध के बारे में। तो देखिए, वर्ष 2022 में शुरू होने वाले पोलावरम बांध परियोजना के संचालन ने विकास प्रेरित विस्थापन की चिंता को बढ़ा दी है। यह आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में राम्यम पेट गांव के निकट गोदावरी नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पोलावरम बांध किस पे है? तो गोदावरी नदी पर है। इसमें गोदावरी नदी के जल को कृष्णा नदी बेसिन की ओर डाइवर्ट किया गया है। यह परियोजना 2 प्रमुख नहरों के माध्यम से कृष्णा पूर्व और पश्चिम गोदावरी तथा विशाखापत्तनम जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी। संबद्ध चिंताएं क्या हैं? स्थानीय लोगों को मुआवजे का कम मूल्यांकन, पुनर्वास स्थलों में समस्याएं, यह जनजातीय जरूरतों के लिए अनुपयुक्त हैं, आजीविका स्थानीय परामर्श का अभाव, आदिवासी क्षेत्र का जलमग्न होना आदि। इसके अतिरिक्त यह परियोजना अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में उनके वन अधिकारों की मान्यता को प्रभावित करेगी। जनरल बिपिन रावत के बारे में बात करें तो इनका जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था और अभी हाल ही में 8 दिसंबर 2021 को इनका दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इनकी मृत्यु हो गई। तो वह वर्ष 1978 में सेना में शामिल हुए और वर्ष 2016 में भारतीय सेना के जनरल तथा वर्ष 2019 में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किए गए। CDS तथा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सशस्त्र बलों के तीनों अंगों को शीर्ष स्तर पर प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने के लिए 4 स्टार जनरल का पद है। उनके योगदानों में सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण, उत्तर पूर्व में उग्रवाद को नियंत्रित करना, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का नेतृत्व करना आदि शामिल है। व्यक्तित्व के गुण, वे एक उत्कृष्ट सैनिक थे। यदि उनके व्यक्तित्व के गुण की बात करें तो वे एक उत्कृष्ट सैनिक थे। उन्हें ईमानदारी, दृढ़ संकल्प, निस्वार्थ सेवा, साहस और सम्मान गुणों के लिए जाना जाता है। शारदा मेनन की बात करते हैं। यह है शारदा मेनन। इनका जन्म 5 अप्रैल 1923 को हुआ था और इनकी मृत्यु अभी हाल ही 5 दिसंबर 2021 को हुई है। यह जो है शारदा मेनन भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता थी। महत्वपूर्ण योगदान इनका क्या है? उन्होंने पुरानी धारणाओं को दूर कर मानसिक स्वास्थ्य पर लोगों का दृष्टिकोण बदला। पुनर्वास के प्रयासों में सामाजिक संगठनों की भागीदारी के माध्यम से मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के पुनर्वास में योगदान दिया तथा उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को दूर करने की दिशा में भी कार्य किया। उनके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण गुणों में निस्वार्थ सेवा, समर्पण, साहस, सामूहिक प्रयास और प्रेरणा शामिल थे। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।